नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं आशु सर। और आशु सर नेपाल के हैं और ये जो है यहाँ पे एमटेक कर रहे हैं। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है, क्या मतलब कि इन्होंने ICCR मतलब कि इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के थ्रू इन्होंने अपने NIT में एडमिशन लिया था। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और इनका एक्सपीरियंस क्या है, अभी तक क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आशु सर के बारे में। तो सर, आशु सर, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते। एंड सेकंड थिंग इज टेल अबाउट योरसेल्फ, सर। Well, basically my name is Ashutosh Jha. Okay, sir. Currently I am pursuing master degree from NIT Allahabad. This is one of the premier institute in the college in the country, and I have passed my BTech from this campus along with a DASA scheme. And right now I am doing my projects, and currently I am in the third semester. Okay, sir. Of my MTech program. Okay, sir. Just 6 months left for me to complete my MTech program, and I basically belong from Nepal, and I have done my +2 and that's basic of 10th level from there. Okay, Bachelor I have done from here, and master I am right now pursuing it here. Okay, That's all. sir. ओके सर, तो सबसे पहला जो सवाल है आपसे वो यही है कि जब आप इंडिया में आए तो आपको मतलब कि कैसा फील हुआ, मतलब कि अलग यहाँ का कल्चर है, आपके देश का अलग कल्चर है, तो मतलब किस तरीके से आपने यहाँ पे अपने आप को स्टेबल किया? सबसे पहले इंडिया में जब आए तो यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी देखे। जब हम लोग वहाँ पे नेपाल में थे तो हमें NIT के बारे में कुछ जानकारी थी नहीं। जब हम लोग 12th दे के जो एग्ज़ाम दे के हम लोग जो इंडियन एम्बेसी के जो प्रिपरेशन करने गए तो उसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था। बट हम ये जो यहाँ पे जो इंट्रेंस के लिए हम लोग एक SAT करके जो है स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट करके एक जो प्रावधान होते हैं उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे आए। जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए कि कई सारे स्टूडेंट फ्रॉम डाइवर्स इंडिया से आते हैं पढ़ने के लिए और अपने नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ और कॉलेज का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा रहा बैचलर के कंपैरिजन में। अच्छा सर, ये बताइए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट अभी नेपाल में रह रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हम IIT या फिर NIT में जाएं तो वहाँ से वो कौन से प्रोसेस को फॉलो करके वो जा सकते हैं? जैसे कि अभी जो बैचलर के लिए कहा जाए तो उनका जो है एक क्राइटेरिया है जो कि PCM फॉर मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग करना जो छात्र जो चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो चाहते हैं, उनका 70% ओवरऑल रहना चाहिए +2 में। ठीक है, तब वो एक इंडियन एम्बेसी जो कि मिशन होती है हर एक कंट्री में, जैसे नेपाल के लिए यहाँ पे दिल्ली में नेपाल एम्बेसी होगी, इंडिया के लिए इंडियन एम्बेसी काठमांडू में है, काबुल में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में है। वैसे तरह की एम्बेसीज वगैरह सब रहती है जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप करके फॉर्म निकलता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आफ्टर 2 और 3 मंथ आपको एग्जामिनेशंस होती हैं। ठीक है, जो फिर एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, आप पेपर क्रैक करते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। इसके बाद आपको इंटरव्यूज़ होती है। इंटरव्यूज़ में आपको बेसिक्स टाइप की कि आप कहाँ से हो, आप क्यों पढ़ना चाहते हो इंडिया में, वगैरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और उसका मेन उद्देश्य इंटरव्यू के लिए ये रहता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को देखा जाता है कि क्योंकि आप बाहर कहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए ना, तो वहाँ पे आप कितना कंफर्टेबल हो वहाँ की इन्वायरमेंट में। चले हम अभी नेपाल में तो हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं नेपाली लैंग्वेज, बट आप कहीं बाहर जाओगे तो कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मेनली उन लोग का फोकस रहता है। और इंग्लिश का भी अलग से एक टेस्ट भी लिया जाता है कि आपका ग्रामेटिकली कितना आप स्ट्रांग हो और वर्बली और कम्युनिकेशन आपका कितना स्ट्रांग है। और इसी के बेस्ड में फिर आपको शॉर्टलिस्ट का कैंडिडेट्स निकलते हैं, और जो कैंडिडेट्स निकलते हैं उन्हीं का फिर आपको यहाँ पे इंडिया में आने के लिए जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि स्टेट लेवल की ये क्या बोलते हैं सर इसको, ये टायर 2, जैसे NIT वगैरह सब टायर 2 कॉलेजेस ऑफ इंडिया में आते हैं। IIT सब टायर 1 में, तो वे टायर 2 टायर 1 के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये प्रावधान है। सर, तो अभी आपने बताया कि आपका जो बीटेक था वो आपने इसी इंस्टीट्यूट से किया था, ठीक है। तो बीटेक में जब आपने आया तो दासा और ICCR, जिसमें आपने MTech ICCR के थ्रू आपने आया, राइट? हाँ, MTech में ना इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के थ्रू से मैं आया हूँ।
और दासा के थ्रू आपने यहाँ पे बीटेक किया था। तो सर दासा के बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल अगर कोई नेपाल का बच्चा है तो अगर वो 12th में अभी है तो उसको किस वे में स्टडी करना चाहिए, कौन कौन चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो दासा के थ्रू जाए, वो कहाँ से वो कांटेक्ट करे? जैसे कि डासा का मतलब होता है एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है, बेसिकली डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड करके होते हैं। कि वहाँ के जो बाहर के जो स्टूडेंट हो इंडियन कॉलेजेस सब में, इंडिया के जो कॉलेज प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसको कहा जाता है उनमें एडमिशन के लिए एक स्कीम है। उसमें ये रहता है कि जैसे 12th के बाद आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है PCM, उसमें आपको एक ये जो मैंने पहले ही जो मेंशन कर रखा है कि जो सैट करके जो सैट 2 का जो एग्जाम जो है, जैसे यहाँ पे आपको 12th के बाद आपको NITs IITs में जाना रहता है तो आपको JEE मेंस और JEE एडवांस IIT के लिए, JEE मेंस NIT सबके लिए रहता है। तो वही बाहरी बच्चों सबके लिए एक सैट 2 करके रहता है। सैट 2 का मतलब है स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपको 2400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको फिजिक्स में 800, केमिस्ट्री में 800 और मैथमेटिक्स में 800 जोड़ के टोटल 2400 का नंबर होता है। उसमें आपको पासिंग मार्क्स रहते हैं 1500 के अराउंड, ठीक है। और आप जितना उसमें स्कोर करिएगा उस अनुसार से आपको टॉप NITs और स्टेट लेवल के या आपको एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज सब जिसको क्या जैसे DTU वगैरह सब होंगे, इस टाइप की डीम्ड यूनिवर्सिटीज सब आपको इसी रैंक के बेस्ड में आपको NITs और IITs और स्टेट लेवल के कॉलेजेस सब आपको मिलते हैं। इसमें एक्चुअली ये रहता है कि आपको ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम रहती है, तो आपको जो ट्यूशन फी जो रहता है वो सालाना आपको $4000, हम लोग के टाइम में जब हम लोग बीटेक कर रहे थे इसी कैंपस से, जो कि मैं डासा स्कीम से था, तब हम लोग $3500 इसको पर सेमेस्टर पे करते थे, सॉरी पर ईयर पे करते थे एज एन ट्यूशन फी, ठीक। और अभी थोड़ा इसमें इंक्रीमेंट हो गया है, तो इसका अभी $4000 है पर ईयर या। तो सर यानी कि जो दासा वाले स्टूडेंट आते हैं उनको सेमेस्टर वाइज फीस नहीं लगता है, मतलब कि 1 साल का लगता है? नहीं, वो लोग अपने कंफर्ट के अनुसार आप सेमेस्टर में भी 2-2 हजार करके आप पे कर सकते हैं, बट उनको ओवरऑल आपको 4000 उनको पे करना रहता है। ओके सर। और ये जो सर सेट का है, जो सेट का एग्जाम होता है, और कोई अगर नेपाल का लड़का है और उसने सेट का एग्जाम दे दिया तो उसका कितने रैंक पे IIT या फिर NIT जैसे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं? जैसे NITs में आपको अभी कहा जाए तो टॉप में आपको वारंगल, सूरतकल और ये सब त्रिची, तो इन सब के लिए आपको 2400 में उन लोग 2200 प्लस रैंक जो लाएंगे, 2200 स्कोर जो लाएंगे, तभी उन लोग का चांसेस रहता है कि उस कैंपसेस में जो स्ट्रीम रहती है, एक होता है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, ये सब जो ब्रांचेस होते हैं, तो कई कॉलेजेस में क्या होता है कि ब्रांचेस का बहुत क्रेज होता है। जैसे अभी कंप्यूटर साइंस एंड इंडिया अपने जो कॉलेज में कहा जाए, जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस में काफी हाइक है। आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए, इस कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए आपको 2400 में 2000 रैंक आपको लाना होता है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस कैंपस में आप एडमिशन के लिए। तो सर ये जो सेट एग्जाम आपने दिया, तो इसको लेकर के आप इंडिया में भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी और की कंट्री में? आपको इस एग्जाम देने के बाद ये बेसिकली आप फॉरेन में भी अप्लाई कर सकते हैं कैंपसेस में, बट फॉरेन की ये रहती है कि फॉरेन की फीस कुछ ज्यादा रहती है, $6500-7000, तो थोड़ा पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के काफी नाम एंड फेम है, ये इसी मतलब ओवरऑल आप समझ जाइए। ठीक है सर। और फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे लड़का एडमिशन ले लिया, तो यहाँ पे उसको किस किस तरीके की फैसिलिटी मिलती है, मतलब कि एज अ फॉरेन स्टूडेंट? एज एन फॉरेन स्टूडेंट, एज ए नॉर्मल स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाता है। इतना कोई ये नहीं दिया जाता है कि एकदम फैसिलिटीज एकोमोडेशन कुछ एक्स्ट्रा हो। एज ए नॉर्मल जो यहाँ के हॉस्टल्स वगैरह सब रहते हैं वही प्रोवाइड, वही रूम्स दिया जाते हैं। ओके सर। बेसिकली
एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। ओके। और फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़का थोड़ा सा उसकी फाइनेंशियल वीक है और वो मतलब कि पैसा नहीं दे पा रहा है, तो कोई स्कॉलरशिप जैसा स्कीम होता है? नहीं, इसमें एज एन डासा थ्रू से आप आइएगा तो आपको एज एन एज्यूम किया जाता है कि आपके पास पैसे हैं तभी आप आ रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। और सर ICCR के थ्रू जब आपने एमटेक किया तो उसका क्या प्रोसेस था? ICCR बेसिकली हो गया कि इंडियन कल्चर फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि दो देश एक आपस में मित्रता संबंध बनाने के लिए एक अपना कुछ स्टूडेंट इंडिया के वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, डाइवर्सिटी कल्चरल ये सब दिखने के लिए कि हाँ हमारे देश में इस तरह से पढ़ाया जाता है, ये संस्थान इस तरह से हैं, आप आके देखिए, पढ़िए, रिसर्च करिए, इस सब टाइप में। तो बेसिकली जब मैंने एमटेक ज्वाइन करने से पहले जो मैंने इसका भी एक इंडियन एम्बेसी से फॉर्म निकलता है, जो कि आपको दिसंबर के टाइम में आपको फॉर्म निकलता है। दिसंबर के टाइम में आप जब फॉर्म भरिएगा, इसका आपको 400 रुपये का इसका फी है। ये आपको बाय SBI करके जो एक SBI नेपाल में करके जो एक ब्रांच है, बैंक है, उसमें आपको फी डिपॉजिट करना होता है। उसमें से आप फी डिपॉजिट करके आपको फिर ये वही सेम प्रोसेस है जो कि बैचलर्स सबके लिए रहता है कि सिलेक्शन, एग्जामिनेशन वगैरह सब। और ये एज एन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। जो डासा थी वो सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम थी, और ये ICCR है जो कि स्कॉलरशिप है, जो कि स्टूडेंट सबको मास्टर्स या बैचलर सबको प्रोवाइड की जाती है। ओके सर। तो यहाँ पे ICCR में भी कोई एग्जाम होता है या फिर कोई स्टूडेंट को एग्जाम देना पड़ता है? बाहरी स्टूडेंट सबको यहाँ के कैंपसेस में तो कुछ एग्जाम नहीं देना पड़ता है, बट मिशन जो एम्बेसीज रहती है वो अलग एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं कि स्टूडेंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो वो इतना एलिजिबल हो कि बाहर जाके वो पढ़ सके और अपना आगे फ्यूचर बना सके। ओके सर। तो आपने सर यहाँ पे बीटेक भी किया, अब आप एमटेक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सर कोई भी जैसे कि लड़के आते हैं तो वो मतलब कि कुछ समय रहने के बाद उनको और लगने लगता है, तो वो उसको कैसे ओवरकम करें, पढ़ाई पे कैसे फोकस करें? और मतलब कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का मतलब कि इतना स्कोप है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बाहर का अगर कोई दूसरे ब्रांच में भी लेते हैं तो वहाँ से अपना पॉइंटर हो गया या फिर मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं? पॉइंटर किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? मतलब कि वो अपनी स्टडी पे किस तरीके से फोकस लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब समझ में नहीं आता है, जो कि मतलब कि जो क्लास में पढ़ाया जाता है कभी कभी उनको नहीं समझ में आता, तो कैसे कॉप अप करें उनको? बेसिकली ये होता है कि यहाँ हम लोग हॉस्टल्स वगैरह सब में रहते हैं, तो दोस्त वगैरह सब काफ़ी रहते हैं। तो एक तो ये रहता है कि आपको जो नेटवर्क होती है वो बनानी पड़ती है अपने दोस्तों सब में। आपको प्रोफेसर का हर एक चीज़ पढ़ाए हुए तो समझ में आती नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट्स है। तो इसमें अपने दोस्त सर्कल वगैरह सब रहती हैं, उनसे डाउट पूछ लो, या आपको यहाँ पे लाइब्रेरी की जो फैसिलिटीज होते हैं वहाँ पे आप अपने बैठ के जो किताब वगैरह सब है वहाँ रिलेटेड रिसर्च पेपर किताब पढ़ के आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ के बात किया जाए मोतीलाल में, तो आपको जो ट्यूटोरियल्स वगैरह सब जो दिए जाते हैं, जो रेफरेंसेस वगैरह सब दिए जाते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं एज एन ये क्या कहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको भी थोड़ा मद्देनजर देखते हुए इस तरह से अपने पॉइंटर्स वगैरह से इम्प्रूव। और क्लास में बेसिकली आपको अटेंटिव रहना होता है जो कि टीचर पढ़ा रहा होता है, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चंस वगैरह सब सेट होते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन सेट नहीं होते, यही टीचर्स वगैरह या कोर्स कोऑर्डिनेटर वगैरह सब सेट करते हैं। तो जो क्लास में जो पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पे फोकस करते हैं, तो उस टॉपिक को आप एक बार अपने रूम में आइए और उस चीज़ को रिवाइज करिए। इससे आपको क्या होगा, टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में और ग्रेड ला सकते हैं। अब सर मैं आ रहा हूँ आपके एमटेक पे, ठीक है। तो एमटेक में जैसे आप आए तो मतलब कि किस तरीके का क्या हुआ, मतलब कौन से कोर्स कौन से सिलेबस मतलब पढ़ना पड़ा, थोड़ा सा सर इसके बारे में आप बता दीजिए, अपना अनुभव बताइए। एमटेक में जब मैं इनरोल हुआ इसी कैंपस में, क्योंकि मैंने बीटेक इसी कैंपस से हुआ था, तो कैंपस के बारे में इन्वायरमेंट मुझे पहले से पता थी। मैंने अपने सर वगैरह सब, जैसे MM गोरे सर वगैरह सब हो गए प्रोफेसर, उन सब से मैंने मिला। सर लोग काफ़ी खुश हुए हैं कि आओ चलो ठीक है।
करके। जब एमटेक में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल हुआ तो उसमें हम लोग के जो सब्जेक्ट्स वगैरह सब थे वो रिलेटेड टू बीटेक ही थी, बट उसमें ये था कि जो एडवांस टर्म्स वगैरह सब यूज हो गए थे, जैसे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिज्म को जैसे हम लोग डा भी बोलते हैं, तो उसमें एडवांस एनालिसिस हो गई थी। कंप्यूटर नेटवर्क्स में एडवांस कंप्यूटर, जिसमें आपको पीयर टू पीयर, ये सब टेक्निकल टर्म है जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है। और जैसे एक चीज जो यहाँ पे ऐड हुई जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि बीटेक वगैरह सब में क्या होता है कि रिसर्च पर्पज नहीं होता है कि बस आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है उसमें बस आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम लोग, बट इसमें क्या होता है कि आपको रिसर्च पेपर में फाइंड आउट करना रहता है कि क्या खामियां रही, क्या रिसर्च पेपर में गैप है जो कि हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई चीज इंप्लीमेंट करते हैं वो बस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए रहती है, बट इसमें रिसर्च में ये रहता है कि हम लोग आपको उसकी एप्लीकेशन जो हो गई उस पर हम लोग इसमें बेसिकली काम करते हैं। तो ये एक सब्जेक्ट था रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो एमटेक फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, जो कि हम लोग के दीपक कुमार सर ने पढ़ाए थे। ओके सर। अब सर ये बताइए कि कोई अगर लड़का है और उसको रिसर्च पेपर करना है तो मतलब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको उनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन बहुत मेन होती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका परपोज मेथोडोलॉजी, आप जो चीज आप करना चाह रहे हो, जो प्रोजेक्ट या रिसर्च करना चाह रहे हो, उसके बारे में आप क्या अप्रोच या क्या एल्गोरिदम लगाओगे स्टेप वाइज, ये इंपॉर्टेंस होता है। और एट लास्ट के उस चीज से आपको कंपेरिजन कराना होता है कि प्रीवियस उसी चीज में कई जो व्यक्ति वगैरह सब रहते हैं उस चीज में पहले से काम किए हुए रहते हैं, प्रीवियसली रिसर्च वर्क जो रहता है उससे आपको कंपैरिजन कराया रहता है। जो हमारा आउटकम जो निकला है वो प्रीवियस से अच्छा है कि नहीं है। रिसर्च का मतलब ये नहीं होता कि पूरा चीज आपको नए कोई एक एल्गोरिज्म बना देना। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपने उस चीज को कितना सीखा है और आपने उसमें इम्प्रूवमेंट मॉडिफाई किया। हाँ, बेसिकली ये चीज होता है रिसर्च में। तो सर रिसर्च पेपर फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल रिसर्च पेपर के लिए कितना एक स्टूडेंट को एफर्ट डालना पड़ता है? देखिए रिसर्च पेपर एज एन यहाँ पे कॉलेज में कहा जाए, एज एन स्टूडेंट्स के रिस्पेक्टिव में कहा जाए तो एक होता है कॉन्फ्रेंस पेपर करके होता है और एक होता है SCI बेस्ड इंडेक्स और स्कोपस करके रहता है जो कि जर्नल पेपर्स होते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम क्या बोलते हैं, इसमें 4 से 5 घंटा आप डेली आप किसी अपने टॉपिक पे आप अपना पेपर पढ़िएगा, उससे रिलेटेड पेपर पढ़िएगा तो उतना इनफ होता है। पहले आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होगा तभी ना आप उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो मेन बात ये होता है 4-5 घंटे। सर तो एमटेक का मतलब कि फीस कितना है? अगर कोई नेपाल का अगर कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनको कितना पैसा देना पड़ता है ईयरली, कितना डॉलर? जैसे ये है एमटेक का फी ये है जो कि ICCR थ्रू से आते हैं। तो ये जो एजेंसी होती हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि हो गई, जो और मिशन जो हो गई हम लोग की, जो इंडियन एम्बेसी, वही हम लोग की ट्यूशन फी वियर करती हैं। ठीक है। और यहाँ का जो हॉस्टल वगैरह की चार्जेस जो होती हैं वो हम लोग को पे करना पड़ता है बाय आवर सेल्फ। और जो कि एमटेक में जो डासा थ्रू आते हैं उन लोग की फी है $2000 पर ईयर और एक्सक्लूडिंग हॉस्टल, मतलब कि हॉस्टल का फिर अलग से देना है। अच्छा सर। तो सर मैं आपसे एक और टॉपिक पूछना चाहता हूँ, मतलब कि एमटेक में अब स्टाइपेंड अगले साल से बंद हो जाएगा, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए एमटेक में स्टाइपेंड में बंद होने का मेनली रीजन ये है कि यहाँ पे जिस टाइप जो MHRD जो पैसे देती थी स्टूडेंट्स को रिसर्च, मेनली एमटेक का मतलब ये होता है कि रिसर्च करना या किसी एप्लीकेशन पे आप थोड़ा उस पर देखिए क्या कैसे काम हुआ है, सीखने का है, लर्निंग फेज है। बट यहाँ पे लर्निंग फेज थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पे बस आपको हाँ एमटेक करने आ रहे हैं, घर में बैठे हुए थे कुछ नहीं कर रहे थे तो एमटेक चलो कर लेते हैं, या आप कंप्यूटर साइंस के स्ट्रीम से हैं तो जॉब के लिए आपको यह है कि हाँ अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा तो जॉब आपको सिक्योर हो जाएगी करके, क्योंकि कॉलेजेस सब में आपको ये कंपनीज आती हैं, विजिट होती हैं कंपनीज। तो मेनली ये पर्पज है, रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा था तो एक स्टेप लिया गया है MHRD थ्रू से कि
थोड़ा देखे कि बच्चों सबको कितना क्या एफर्ट नहीं डाल रहे थे रिसर्च के लिए, अब जो कि अपनी इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ करने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रहती है कि आप रिसर्च ओरिएंटेड कितना है हो रही है वर्क। सो दैट्स ऑल। तो सर अब लास्ट बता दीजिए कि अगर कोई लड़का अगर नेपाल का है और अगर कोई वो इंडियन में इंस्टीट्यूट में लेना चाहता है एडमिशन या फिर एनआईटी में, चाहे वो आईआईटी हो, तो उसको आप अपने तरीके से जो आपको अनुभव मिला, मतलब कि इजी है स्टेप लेना, मतलब एडमिशन लेना इजी है या फिर डिफिकल्ट है, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि नहीं यहाँ पे भी वो आकर के पढ़ाई कर सकते। देखिए मेरा ब्रांच था, आपको बीटेक में कहा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, जो कि कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो मैं आपको एज एन कंप्यूटर साइंस के रिस्पेक्ट में कह सकता हूँ, क्योंकि और डिपार्टमेंट जो कि सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट सब में हाल कुछ अलग भी है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट सेशन का रहता है। तो कंप्यूटर साइंस में कहा जाए तो काफ़ी अच्छा है, माहौल अच्छा है, पढ़ने को आपको लर्निंग काफ़ी आपको मिलेगी यहाँ पे। और अलॉन्ग विद दैट जब आप अपने बैचलर से मास्टर कंप्लीट करेंगे तो आपके हाथ में एक जॉब होगी। यस सर। सर जॉब के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब भी कोई नया एडमिशन लेते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि जॉब लगेगा कि या नहीं लगेगा। तो ये जो एक फियर जो फैक्टर आ जाती है कि जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा प्रभाव करती है। तो इसमें आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मतलब कि जॉब को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना एडमिशन यही सोचते हैं कि अरे इसमें जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। बेसिकली इसमें ये रोल होता है, जॉब लगे उस पार्टिकुलर डिपेंड करता है अपने इंडिविजुअल पे आप कितना एफर्ट डाल रहे हो पढ़ाई में। ठीक है, और कितना आप मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए। देखिए अपॉर्चुनिटी आपको जो मिलेगी, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं रहेगी, तो आप अपने उसमें कितना अप्लाई कर रहे हो चीजें। जैसे कंप्यूटर साइंस में आप कहा जाए तो 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि एकदम फोकस करनी पड़ती है जॉब के टाइम में, जो कि डेटा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम हो गई, डीबीएमएस हो गई, डेटा स्ट्रक्चर, ओएस, नेटवर्किंग, कभी कभी कंपाइलर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो ये सब टॉपिक सबको आपको गो थ्रू एंड बेसिक फंडामेंटल्स आपको स्ट्रांग होनी चाहिए। कोई एडवांस लेवल में नहीं पूछते हैं रिक्रूटर वगैरह सब, बस आपको फंडामेंटल चेक करते हैं कि इनका कितना क्या स्ट्रांग है और कितना अच्छे से उन्होंने समझा है चीज़ों को। ओके सर। तो ये सब चीज़ आप स्ट्रांग करिएगा तो जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी। और जॉब के रिस्पेक्ट में आप चलिएगा कि नहीं हमको जो जॉब है तो इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं रहती है। बाहरी के ऑफ कैंपस में आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, ऑन कैंपस जॉब लेना इंस्टीट्यूट सब में आसान। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और कोई भी अगर आप लोग को कमेंट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करो, ये मैं कमेंट आप सर के पास में सेंड कर दूंगा, वो वहां से पिन अप करके कमेंट कर सकते हैं। तो बस आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया, ये हमारे सीनियर भी हैं और ये सर ये एमटेक हैं, और ये जो हमारा रूम है वो आसपास ही है, तो इसलिए बातें होती रहती है। तो बस आज की इस वीडियो में आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। नमस्ते।